नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है क्योंकि गेहूं की कीमतों में उछाल जारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीते 15 साल में सरकारी मंडी में जो गेहूं की आवक है वो सबसे कम स्तर पर रही है। दूसरी ओर जो वैश्विक संकट है उसके बीच में दुनिया भर में जो आटे की और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए इस कदम को लेकर के सरकार थोड़ा सा आगे आई और सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी। सवाल यह है कि जो सरकारी मंडी है उसमें आवक कम क्यों हुई? क्या उपज कम हुई है या जो बाहर प्राइवेट प्लेयर या बाजार में ठीक ठाक पैसा किसानों को मिल रहा था? और निर्यात पर रोक लगते ही जो दाम है वो थोड़े से कम हुए हैं। जो हरियाणा पंजाब की सरकारी मंडियां हैं उनको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है ताकि जो टारगेट था कुछ हद तक तो वहां पहुंचे, क्योंकि अभी आधे में भी नहीं पहुंचे हैं। इन तमाम सवालों के बीच में सवाल ये भी है कि इस निर्यात के बाद सियासत शुरू हो गई है। क्या इससे किसानों का नुकसान होगा? और अगर किसान बाहर बेच ही रहा था तो फिर पहले बाहर बेचने को लेकर जब बातें सामने आती थी तो उस पर राजनीति क्यों होती थी? उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत में गेहूं के निर्यात पर रोक लगी तो सियासत भी चालू हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई अपने चरम पर है। गेहूं के दामों में भी पिछले साल के मुकाबले 14 से 20% तक महंगाई दर्ज की गई है। लिहाजा गरीबों की थाली से रोटी गायब ना हो, इसके लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन जरूरी, जरूरतमंद देशों के समर्थन में निर्यात बंद किया। हालांकि केंद्र सरकार का यह आदेश पहले से अनुबंधित निर्यात पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा भारत सरकार की अनुमति पर कुछ शर्तों के साथ भी निर्यात जारी रहेगा। वहीं निर्यात पर रोक लगाते ही सियासत भी चालू हो गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और लिखा, 14 अप्रैल 2022 मोदी सरकार पूरी दुनिया को गेहूं भेजेगी। 3 मई 2022 मोदी सरकार ने 9 देशों को गेहूं निर्यात के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा। 14 मई 2022 मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाई। अजब सरकार की गजब कहानी, मोदी है तो यही मुमकिन है। खैर, सियासत अपनी जगह, लेकिन निर्यात पर रोक लगाते ही गेहूं के दाम भी 200 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हो गए। इस बार हरियाणा की मंडियों में भी गेहूं की आवक कम हुई है। लिहाजा सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि मंडियों में पिछले साल के मुकाबले गेहूं की फसल कम आई है, जिसके कई कारण हैं। इस बार गेहूं की पैदावार कम हुई, किसानों ने मंडियों से बाहर गेहूं बेचा, मंडियों से बाहर किसानों को ज्यादा रेट मिले, भाव बढ़ने के लालच में किसानों ने स्टॉक किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 444 मीट्रिक टन से घटाकर 195 मीट्रिक टन किया है, लेकिन अब इस लक्ष्य को पूरा करना भी मुश्किल है। हरियाणा में 20 अप्रैल तक 36,50,000 मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हुई, जो कि पिछले साल से 13 लाख मीट्रिक टन कम है। किसानों ने मंडियों से बाहर गेहूं बेचा तो उन्हें फायदा मिला। अब निर्यात पर बैन के बाद किसानों को वापस सरकारी मंडियों में गेहूं बेचना पड़ेगा तो फिर घाटा होगा। सवाल यह है कि दोनों में से कौन सा तथ्य ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये आपने रिपोर्ट देखी, इससे समझिए हुआ ये कि एक तो जो गर्मी है उसमें मार्च के मध्य में ऐसा होता है कि तापमान 30 के आसपास रहता है तो गेहूं की फसल अच्छी पैदा होती है। इस बार मार्च के मिड में ही जिस तरह की गर्मी पड़ी उससे गेहूं का दाना सिकुड़ गया, यानी कि फसल उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी। दूसरा जो वैश्विक संकट आया, उस वैश्विक संकट ने भी परिस्थितियों को खराब किया है और उसके बाद गेहूं की डिमांड बढ़ी है। गेहूं की डिमांड बढ़ने से बाहर मार्केट में ठीक रेट मिल रहा था और मंडियां सूनी नजर आने लगी थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिस पैमाने पर हुआ था उसके आधे किसान भी मंडी नहीं पहुंचे। और इस साल सरकार की गेहूं की खरीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इस साल सरकार ने अब तक 1.8 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। वहीं साल 2021-22 में 4.3 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। वहीं दूसरी ओर 72 लाख मीट्रिक टन का निर्यात हुआ है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। और इन तमाम चीजों के बीच में ये कि जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वो 21-22 में 1975 रुपए था।
वो बढ़कर 2015 रुपए हो गया है, लेकिन किसान बहुत ज्यादा सरकारी मंडी की ओर रुख करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये जो निर्यात पर बैन लगा है, इससे क्या किसान सरकारी मंडी में लौटेगा? दूसरा सवाल यह कि अगर किसान बाहर बेच ही रहा था तो फिर इसको लेकर जो आंदोलन हुआ कि सरकारी मंडियां कमजोर हो जाएंगी, अब सरकारी मंडियां खुली हैं तो उसमें आधा किसान आ ही नहीं रहा है, यानी बाहर बेचने वाली बात क्या ठीक थी? किसान को उसमें फायदा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टारगेट पूरा नहीं हुआ है उसके मायने क्या हैं, भविष्य उसका क्या है कि मंडी के अंदर इस तरह से सन्नाटा देखने को मिला है। फसल कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण मौसम भी है, क्योंकि मार्च के मध्य में तापमान में अचानक से वृद्धि हुई और फसलों को नुकसान हुआ। मार्च वो समय होता है जब गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और दूसरी चीजें जमा होती हैं, और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही टेम्परेचर अनाज भरने और अनाज के दानों का वजन बढ़ाने में सहायता करता है, लेकिन इस साल मार्च में ही टेम्परेचर 35 डिग्री और महीने के अंत तक तो 40 डिग्री चला गया। तो चलिए इस बात को समझते हैं। घनश्याम सर्राफ भाजपा के विधायक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्राफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू जी सर्राफ साहब, मैं ये समझना चाहूंगा, ये जो गेहूं का जो निर्यात बंद किया गया है, इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला बड़े नाराज हो रहे हैं या फिर सवाल उठा रहे हैं, इससे क्या किसानों को नुकसान है निर्यात बंद करने से? इससे निर्यात बंद होने से किसानों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो है एमएसपी है उस पर हरियाणा सरकार पूरा गेहूं खरीदने का वायदा कर रही है, और जो भी आदमी मंडी में जाता है उसका गेहूं खरीद लिया जाता है। जी, लेकिन घनश्याम जी, ये इस बार क्यों जो किसान है वो मंडी में नहीं आया? सवाल ये है, रजिस्ट्रेशन जितनों ने कराया उसके आधे भी नहीं आए, जो टारगेट था उससे आधी फसल आई है। क्या मतलब क्या है कि फसल कम हुई है या बाहर अच्छा रेट मिल रहा है? जो कुछ फसल भी कम हुई है और कुछ जो निर्यात कर रहे थे लोग उन्होंने गेहूं की खरीद पहले की है, लेकिन आज के दिन हमने 15 मई को खरीद बंद होनी थी, 15 मई के बाद भी हमने 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है गेहूं की खरीद के लिए, और प्रत्येक एक एक दाना हम किसानों का खरीदेंगे। नहीं, अगर बाहर अच्छा पैसा मिल रहा था और ये कह रहे हैं कि इसलिए किसानों ने स्टॉक भी किया था, तो फिर आप लोगों का इतना विरोध क्यों हो रहा था? बाहर के नाम पर, बाजार के नाम पर इतना विरोध क्यों था? ऐसा है, ये तो जो आंदोलन जब चले थे, आपने जब ये 1 साल धरने पे बैठे थे, कुछ लोगों ने भड़काने का काम किया किसानों को, लेकिन आज सरकार ने एमएसपी के जो रेट थे उससे ऊपर यदि कहीं भी कराया था तो उस पर रोक कोई नहीं लगाई गई है। नहीं सर, अगर आधा माल भी जी अगर बिक्री है, अगर मंडी में आधा सामान भी नहीं आया, जितना आता है उसका आधा भी नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि बाहर बिक रहा था और अच्छा बिक रहा था प्राइवेट मार्केट में, तो फिर प्राइवेट मार्केट का विरोध क्यों हो रहा था? हाँ, प्राइवेट मार्केट, यही तो ये प्राइवेट मार्केट का विरोध जो करने वाले थे, उन लोग केवल राजनीति के लिए अपनी बात रखते हैं, बाकी हमारा खरीद का जो सिस्टम है वो सर्वश्रेष्ठ है। और न पिछली सरकारों में हुआ, हमारी सरकार जब से 2014 से सत्ता में आई है, तब से हमारी सरकार किसानों के लिए हर बार फायदे का बात करती रही है, चाहे बाजरे के 600 रुपये के दाम बढ़ने पड़े हों और चाहे सरसों 5000 के दाम के हमारे रेट थे, लेकिन वो 7000 8000 तक सरसों बिकी। मैं लौटता हूँ सर, आपके श्याम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के अब तो नेता हैं। जी आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ। श्याम सिंह राणा जी जुड़ गए हैं, इनेलो के नेता हैं, पहले एक वक्त में विधायक हुआ करते थे, आप ही के बैनर तले हुआ करते थे। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, श्याम सिंह राणा जी, क्योंकि मंडी में आवक कम है, इसका मतलब ये है क्योंकि आधी भी, मतलब मान लीजिए जितनी उम्मीद थी उसका आधा ही आया है,
इसका मतलब यह है कि बाहर प्राइवेट में अच्छा माल, अच्छा पैसा मिल रहा था और कुछ किसानों ने तो स्टॉक कर लिया था कि और कीमत बढ़ेगी। तो सरकार अपनी जगह सही थी उस टाइम, प्राइवेट मंडी अगर आ रही है तो किसान को फायदा था। अभी जो हालत हम देख रहे हैं, किसानों की जो इस बार फसल है फिर भी वो कम हम किसानों का नहीं राणा जी एक बार बोल रहे हैं सर, आता हूं फिर आपके तो पास। देखिए किसानों की फसल इस बार एकड़ हुई थी। और दूसरी बात है जो मंडियों का रेट है, मैक्सिमम प्राइस जो प्राइस है ये इसके ऊपर कहीं भी बिके तो बेच सकता है। ये रेट तो कम से कम है सरकार रेट, ऊपर बेचने के लिए कहीं भी किसान आजाद है, बेच सकता है। लेकिन सरकार ने जो एक्सपोर्ट को दिया इससे किसानों को तो नुकसान है। और ये सरकार हमेशा किसानों को पिछली सरकार से जो पिछली थी इससे पिछली थी ये किसानों को खत्म करने पे लगी हुई है। कभी कोई कानून बना लेते हैं। नहीं श्याम सिंह राणा जी, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे, मेरा राणा जी आपसे एक सवाल है। ये उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। आधा किसान तो सरकारी मंडी आ ही नहीं रहा, उसका तो पहले ही मोह भंग हो गया सरकारी मंडी से। तो यानी उस वक्त सरकार का स्टैंड ठीक था? नहीं, सरकार का स्टैंड गलत था क्योंकि सरकारी मंडियां रहेंगी तो सरकार के पास अनाज रहेगा। अगर सरकार के पास अनाज रहेगा तो जनता को मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों के पास जब माल चला जाएगा तो गरीब जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन राणा जी, जितने लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उसके आधे भी सरकारी मंडी नहीं आए इस बार। देखिए आप, पहली तो बात है घनश्याम जी को खेती बाड़ी के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी बात ये है, अभी आप भी समझ लीजिए, आप दिल्ली या चंडीगढ़ में बैठे हो, अगर खेत में आके देखोगे तो आधी फसल हुई है इस बार। नहीं सर, एक साल में किसानों के साथ रहा हूं बॉर्डर पे। अब आप अपनी बात करें। मैं ये कहता हूँ ना, किसानों की फसल कम हुई है। हाँ, वो तो मैंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है। हाँ, सरकार ने इसकी भरपाई करनी चाहिए, तो बोनस देना चाहिए था सरकार ने। सरकार घोषणा तो करती है लेकिन देती तो नहीं ना। इसलिए किसान अपनी फसल बेचने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है। वैसे सरकार तो कहती है एक्सपोर्ट करो, सब चीजें एक्सपोर्ट होती है, तो गेहूं क्यों रोकते हैं सरकारी? ठीक है घनश्याम सर, आप जवाब दीजिए। आपने बैन करके निर्यात को नुकसान कर दिया किसान का, ये कह रहे हैं श्याम सिंह राणा जी। कहना चाहता हूँ, किसानों का नुकसान किया है। ठीक है, जवाब ले रहा हूं। किसी भी किसान का कोई नुकसान हमने नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई मुआवजे की बात हुई, वो कपास का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे गेहूं का हो, वे मुआवजे हमारी सरकार ने बहुत बड़े स्केल पे दिए हैं। हरियाणा सरकार प्रत्येक मामले में इससे में आगे बढ़ रही है। और जो एक बार कपास का मुआवजा था उसको भी लेकर हमारी सरकार अब मुआवजा देने जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं जी, इनके समय में 5 से 15 रुपए तक के चेक किसानों को मिलते थे, 5 से 15% तक के किसानों को मिलते थे रुपए के चेक। आज स्थिति बिल्कुल उल्ट है कि 10,000, 15,000, 20,000 तक मुआवजा हमारी सरकार दे रही है। और इस बात के से इनको कष्ट होता है, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बराबर किसानों की तरक्की के अंदर लगी हुई है। जी ठीक है श्याम सिंह राणा जी, अब आप सुन रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान को कैसे आप समझाएं। वो ठीक है क्योंकि इस बार गर्मी ज्यादा आ गई, मार्च में फसल उतनी नहीं हुई है, तो खुद घनश्याम सर्राफ भी कह रहे हैं कि उतनी फसल नहीं हुई। लेकिन अगर किसान बाहर बेच रहा है और आप ही कह रहे हैं कि भाई ये जो निर्यात बैन किया है इससे किसान को नुकसान हो जाएगा। मेरी सर एक मिनट एक बात तो सुने। हाँ बोलो बोलो बोलो। अब की बार सरसों की बिजाई ज्यादा हुई। हाँ। हमारा क्षेत्र भिवानी, रोहतक, हिसार, तो इसमें सरसों की बिजाई ज्यादा हुई है और गेहूं की बिजाई कम हुई है। अच्छा, ये भी एक वजह है। इसमें कुछ परसेंटेज 30 से 35% ठीक है जगहों पर कम हुई है। जी जी श्याम सिंह जी, ऐसा ये मैं कहना चाह रहा था, घनश्याम सर्राफ जी टीवी पे खुद कह रहे हैं भाई 10,000 रुपए मुआवजा देंगे किसानों को। ये कहते तो वहां पर देंगे तो नहीं। मैं इनसे
बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो घोषणा कर रहे हो 10,000 की मुआवजा देंगे किसानों को, या तो दे ना, तब तो ठीक है। दूसरी बात है, सरसों की बिजाई की है तो फसल का रोटेशन है, लेकिन बारिश की वजह से कहीं कहीं नुकसान फसलों को भी हुआ है और गेहूं का भी नुकसान हुआ है। लेकिन जो प्रकृति से नुकसान होता है, सरकार ने उसकी भरपाई करनी चाहिए ताकि किसान आगे मजबूती के साथ देश की सेवा कर सके। नहीं राणा जी, मैं मेरा जो मूल प्रश्न ये था कि अगर किसान को जी, हमने 2 महीने के अंदर मुआवजे के चेक दिए हैं और किसानों के खाते में सीधे दिए हैं जी। हमने 2 महीने के अंदर मुआवजे के चेक दिए हैं, वे किसानों के खाते में दिए हैं। ये कोई भी लोग कोई ये साबित नहीं कर सकता कि इनकी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे इनेलो की रही हो, किसी ने मुआवजा किस टाइप से कितना दिया। ये तो देंगे आप जो बोल रहे हो टीवी पे, इसको पूरा करोगे क्या? आप ये कह रहे हो कि 10,000 रुपए का मुआवजा देंगे हम किसान को पर एकड़, तो क्या देंगे आप? जी पूछ लेते हैं, सराफ साहब देंगे क्या मुआवजा 10,000 रुपए का? आप बोलिए। आप टीवी पे घोषणा करते हो, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा कर देता है, तो लेकिन प्रैक्टिकल रूप तो हमारी सरकार ने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक के 15,000 के उनके मुआवजे तय किए हैं। आप केवल 10,000 रुपए खड़े न रहे हैं। हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने प्रत्येक किसान को बहुत ज्यादा मुआवजा देने का काम किया है। सराफ साहब आप भी रहिए और राणा जी आप भी रहिए। शमशेर गोगी कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी शमशेर जी, अभी जो गेहूं के निर्यात पर रोक लगी है उससे किसानों पर कितना असर है, और अगर किसान को मंडी के बाहर अच्छा पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब सरकार जो कह रही थी कि प्राइवेट आने से किसान को फायदा है, फिर दिक्कत कहां लग रही है? मैं जनाब एक बात बताऊं आपको जी। ये उस बात को साबित करने के लिए एक साजिश है। अच्छा। पहले मंडियां बंद कर दी गई, माल मंडियों में ना ले आके सीधा अडानी जी के यहाँ बेचो, प्राइवेट लोगों को दो, ताकि लोगों को ऐसे गुमराह किया जाए कि प्राइवेट वाले क्या 100 रुपये 50 रुपये फालतू देने से किसान का घर भर दिया इन्होंने। और ये सारी की सारी साजिश है उन कानूनों को सही साबित करने के लिए। भी हम तो अच्छा कर रहे थे। नहीं गोगी साहब, मेरा सवाल ये है कि किसान को प्राइवेट के पास जबरदस्ती भेजा गया या वो मंडी में अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे मंडी में आने से रोका गया? जनाब पहले चिट्ठी निकाली कि मंडी बंद है, यहाँ मत आओ। जब दबाव बढ़ा ओपोजिशन का तो उसके बाद चिट्ठी निकाल दी कि दिल करे तो आओ, दिल करे ना आओ। और पिछले साल भी कैथल की, पुंडरी की, आज अब की बार पेवा की, ये सारी मंडियां बंद कर दी। ये बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है ये। ठीक है घनश्याम सराफ साहब, आप लोग साजिश रच रहे हैं, मंडी बंद करा के प्राइवेट लोगों के पास खुद भेज रहे हैं किसानों को, आरोप लगा रहे हैं शमशेर गोगी। गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले रहा हूं सर। घनश्याम जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। जो शमशेर सिंह गोगी जी आप जो बात कह रहे हैं, भाई जितने लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके आधे ही आए मंडी के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी फसल खराब है, थोड़ी सी बता रहे हैं कि सरसों की बिजाई ज्यादा हुई है, मतलब गेहूं की आवक इस बार कम है। तो असली मुद्दा ये है कि फसल की बिजाई कम नहीं हुई। हाँ। जब फसल बोने का टाइम था तो डीएपी नहीं थी, जब फसल को यूरिया की जरूरत थी यूरिया नहीं थी, और उसकी वजह से फसल कमजोर थी। और इस बार एक हिस्सा जो है वो ये है कि जो गर्मी है वो मार्च के महीने में थोड़ी जल्दी आ गई जी, तो उसकी वजह से दाना सूख गया। जब दूध पड़ा तो वो दाने को मोटा होना था, उस टाइम पे गर्मी आने की वजह से वो दाना बारीक हो गया और उसको भी सरकार ने लिया नहीं। अब कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब में हम बारीक दाने वाली गेहूं भी लेंगे, पहले क्यों नहीं ली जी? यही है इनका जो अंडर हैंड काम है, उसको कोई समझ नहीं सकता। पूरा देश बरगला रखा है। ठीक ठीक। पूरे देश को धोखे में डाल के किस तरह से ये देशभक्ति का नक्शा बनाएंगे,
इनको तो आने वाला इतिहास तो माफ नहीं करेगा, जनता भी माफ नहीं ठीक है, एक मिनट आप रहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चढ़ूनी साहब बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी थैंक यू जी। जी चढ़ूनी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये माना जा रहा है कि उसके आधे ही मंडी पहुंचे, या फिर जितनी फसल की आने की उम्मीद थी आवक की, उसकी भी आधी हुई, तो किसान को बाहर अच्छा पैसा मिल रहा है क्या? देखिए, इसके 3-4 कारण है। बाहर अच्छा पैसा मिल रहा वो भी एक मैटर है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं मिल रहा जितना वर्ल्ड मार्केट में रेट है। ठीक, वर्ल्ड मार्केट में 4000 रुपए तक रेट है, और यहाँ का रेट जो था वो 2015 है। और अब इन्होंने बाहर बैन कर दिया है निर्यात पे। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि जहाँ मर्जी पूरे दुनिया में अनाज ले जाके बेचो, लेकिन जब हमें रेट मिलने की बात आती है तो ये बैन करते हैं। नहीं और दूसरी बात, हाँ, बोलिए। दूसरी बात जो कम निकासी की है उसके 3-4 कारण रहे हैं। जैसे सरसों का रेट अच्छा था, उसकी बिजाई ज्यादा हुई। जैसे डीएपी नहीं मिला, फिर यूरिया नहीं मिला, फिर बेमौसमी बरसात हुई, जो खेतों में पानी खड़ गया उसकी बहुत सी फसल उसने मार दी। और गर्मी जल्दी पड़ गई, उसकी वजह से निकासी कम रही। ये सारे कारण मिला के जो है वो उत्पादन भी बहुत कम है। और दूसरी बात उसके साथ ये रही कि इस बार जो मार्केट में रेट था, वर्ल्ड मार्केट में जो था, वो भारत की मार्केट से ज्यादा था, और उसकी वजह से कुछ गेहूं निर्यात हुई और फिर बाजार में थोड़ा सा 100 रुपए 200 रुपए ऊपर चला गया। नहीं चढ़ूनी साहब, फिर मेरा मूल सवाल वही है कि अगर सरकार कह रही थी परिस्थिति ऐसी हो कि बाहर अच्छा पैसा मिल जाए, तो फिर सरकार अपनी जगह उस वक्त कहां गलत थी? और अगर सरकारी मंडियों की ये स्थिति है कि अगर आधे किसानों का इंटरेस्ट या उनका मोह नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है सरकारी मंडी में आने की, तो फिर ऐसा क्यों उस वक्त माहौल बनाया गया कि सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी? बिल्कुल उल्टा है इसके जो आप कह रहे हैं। बताएं। जब भारत में मक्के का भाव ज्यादा था तो तब बाहर से मंगा लिया गया, और जब बाहर मक्के का भाव ज्यादा हो, बाहर गेहूं का भाव ज्यादा हो, तब बंद करते हैं। दोनों तरफ मर गया ना किसान तो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना वैश्विक संकट है। नहीं, वैश्विक संकट नहीं, मैं सरकार की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब जब सरकार WTO में शामिल है तो इन्होंने गेहूं पे बैन कैसे लगा दिया? घनश्याम सर्राफ जी जवाब दे दीजिए एक बार। मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, जब सरकार कहती है, मैं ये जवाब देता हूँ, इन लोगों ने पंजाब में तो कोई जाम लगाया नहीं, हमारे बॉर्डरों को दिल्ली जाने के लिए सील कर दिया। और इनका कोई भी व्यक्ति, जितने वोट इनको मिले हैं, वे इनकी लोकप्रियता जो किसान आंदोलन की रही है, नहीं, वो तो 116 की जमानत जब्त हुई है, वो आंकड़ा मेरे पास है। लोकप्रियता का लोगों ने इनको आईना दिखा दिया है। गेहूं कब निकली है? वोटों की वजह से गेहूं कब निकली मैं है? यही कह रहा हूँ। तुम्हारे में कितने वोट पड़ गए भाई पंजाब में? सर फिर भी 116 की जमानत जब्त हुई। खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता। हाँ जी सर्राफ साहब, मुद्दे पर आए। मुद्दे से तो भटकाते हैं ये लोग जो आम, चलिए सर्राफ साहब के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अगर ठीक हो जाए तो मैं फिर से जवाब ले लेता हूं। लेकिन चढ़ूनी साहब, बाहर भी ठीक रेट मिल जाता है, ये तो मान रहे हैं आप? अब के बार मिला है, पिछले साल बाहर 1600 था, यहाँ 1900। इस बार मिला है तो अच्छी बात है, मान लीजिए कि हाँ बाहर भी रेट मिलता है। मैं ये कह रहा हूँ, अब तो लड़ाई की वजह से मिल गया ना जी, हैं? जो यूक्रेन की और रूस की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से मिल गया है। वरना आप बताइए, अगर अमेरिका में 10,000 एकड़ का मालिक है और भारत में 5 एकड़ का मालिक है, तो उनका मुकाबला खर्चे में थोड़ी कर लेगा। ज्यादा बड़े प्लाट में खेती होगी तो सस्ती होगी, और वहाँ सब्सिडी का हाल ये है कि एक साल उनका आंकड़ा पड़ रहा था, मैं मतलब 67% सब्सिडी उन्होंने कपास पे दी, जितना उत्पादन हुआ उसका। वहाँ का मुकाबला हम कहाँ पे करेंगे जब वहाँ का उत्पादन होता है? ठीक है, अब घनश्याम जी जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब ले लूं सर, मैं जवाब ले लूं। घनश्याम जी जवाब दे दीजिए, कोई साजिश तो नहीं चल रही है? मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि कोई भी साजिश नहीं है। गेहूं की फसल की कम पैदावार हुई है, और हम सरकार एक एक दाना किसान का खरीदना चाहती है। ये लोग केवल और किसान केवल तो बाहर बेच रहा है ना सर।
इनको इस बात का नहीं पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका जो सबका दिया है रेट वो सर्वश्रेष्ठ है। पिछले की कांग्रेस की सरकार, इनले की सरकार ने इस टाइप का कोई मुआवजा नहीं दिया था और नए रेट दिए थे। नहीं, वो कह रहे जब बाहर अच्छा पैसा मिलने लगा तो आपने बैन कर दिया। हमने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया है। अब भी किसान नहीं, एक्सपोर्ट जो पे, मंडी में आ रहा एक्सपोर्ट है पे। उसका एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार तैयार है। एक्सपोर्ट की जो बात है, कुछ आदमियों ने एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ से अनाज हमारा भेजा है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन आने वाला समय किसान के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होगा। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, ये लोग ये क्या किसानों को उस वक्त बरगलाया जा रहा था? मुख्यमंत्री जी आप उस वक्त बिल्कुल ये बरगलाने का काम कर रहे थे और इन्हें यानी कि इन्होंने माननीय चढ़ोनी जी ने और शमशेर सिंह गोगी जी ने और श्याम सिंह राणा जी जो पिछली सरकार में हमारे साथ थे, आज एकदम से लगने लगा कि पता नहीं मैंने पार्टी चेंज कर ली तो क्या हो गया। हाँ, चढ़ूनी जी जी बोले। देखिए ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये हर बात को घुमाते हैं, क्या पार्टी बाजी पे ले जाते हैं, उसको वोट पे ले जाते हैं। पहली बात तो गेहूं की निकासी में या गेहूं के बाहर भेजने से रोकने में उसमें पार्टी बाजी का कहाँ सवाल आया? अब सर वो पार्टी बाजी, आपने पार्टी बनाई तो सवाल पूछ लिया ना। आप भी तो सुविधा के हिसाब से किसान नेता बन जाते हैं, सुविधा के हिसाब से इलेक्शन लड़ लेते हैं। गेहूं का उत्पादन क्यों हम पार्टी नहीं बना सकते? क्या नहीं बनाओ तो फिर अब आप बनाएंगे तो सर सवाल तो कोई पूछेगा आपसे। नहीं, क्या इन बीजेपी वालों ने ठेका दे रखा है देश को? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाते हैं ये पार्टियां बना के। हम तो उससे बाहर निकालने के लिए पार्टी बनाई है। नहीं बनाई है तो फिर वो पॉलिटिकल सवाल कोई पूछ सकता है। सर देखो ये कोई अब सुविधा के हिसाब से बात नहीं बनती ना। नहीं दूसरी बात, संपूर्ण देश की मैं पार्टी का जो मोदी जी का विजन और मनोहर लाल जी का विजन, इससे आगे जी का रीजन क्या है? मनोहर लाल मैं एक बात कहता हूँ जी, रीजन बताइए गोयल साहब। जी बोले सर बोले। मनोहर लाल जी कौन सा मुआवजा दिया? उसका गेहूं का मुआवजा नहीं बढ़ता? चौधरी साहब जब मैच खेलने उतर गया तो फिर बाउंसर से क्या डरना सर? अब आपने चुनाव लड़ा, पार्टी बनाई, 117 सीटों पर चुनाव लड़े गठबंधन के साथ, अब उस पर कोई सवाल पूछ ले तो फिर आप नाराज ना हुआ करिए। नहीं नाराज नहीं होता मैं। ये कह नाराज तक इलेक्शन में बात करनी है कर लेंगे जी। जब गेहूं का बात चल रही है तब इलेक्शन का क्यों छेड़ते हैं? नहीं वो भटकाने के लिए भाई वो ये कहना चाह रहे हैं ना। अब आप सिर्फ गेहूं की बात ना करें ना, आप पॉलिटिकल आदमी भी हैं। नहीं पॉलिटिकल जो आज एजेंडा चल रहा है अभी वो गेहूं का सवाल पे इन्होंने पार्टी की बात ले गए। उसको ये बताएं ये लोग कि जब यही लोग थे, जब यहाँ मक्का महंगा हुआ 2 साल पहले, तो इन्होंने 5 लाख टन मक्का जून में क्यों मंगाया जब यहाँ पे था मक्का? और अब यहाँ पे गेहूं का किसान को रेट मिलने लगा तो इन्होंने बाहर जाने से बैन क्यों किया? जब ये आप उस कानून को मानते हैं कि हाँ ये कानून से WTO के कानून से किसान बाहर ले जा सकता है, अब बाहर ले जाने पे बैन क्यों कर दिया जब किसान? चलिए सर मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास आज समय की कमी है। चर्चा को फिर विस्तार से करेंगे, आप थोड़ा और पहले जुड़ते तो और बेहतरीन तरीके से चर्चा करते, पर विषय बड़ा गंभीर है, इस पर आगे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। घनश्याम सराफ जी आपका, श्याम सिंह राणा जी आपका, शमशेर गोगी जी आपका और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निर्यात बंद, सियासत चालू, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, लेकिन गेहूं को लेकर के मंडी या प्राइवेट बाजार क्या बेहतर है, एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।